नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इटावा में हुई एक काफ़ी चौंकाने वाली घटना की। इसे कथा कांड कहा जा रहा है। ये 21-22 जून 2025 की बात है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर और हमारी कोशिश रहेगी कि आज इस घटना के मूल विवाद को समझें, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उन्हें देखें और शायद इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक या ऐतिहासिक संदर्भ है उस पर भी गौर करें। तो सबसे पहले हुआ क्या था? ये इटावा का दंडापुर गांव है। वहां दो कथावाचक थे, मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव। वो भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ और उसके बाद उनसे उनकी जाति पूछी गई। जी, और जैसे ही पता चला कि वो यादव हैं, तो आरोप यह है कि 4 लोग जिन्हें उच्च जाति का बताया जा रहा है, आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे, इन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमला मतलब क्या किया? उनके सिर मुंडवा दिए गए और ये भी कहा कि उन्होंने एक ब्राह्मण गांव को अपवित्र कर दिया है। ओह, अच्छा। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इन चारों को 24-25 जून तक गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती है ना, इसमें एक और एंगल भी है। जी बिल्कुल, एक और शिकायत भी दर्ज हुई है। जो कार्यक्रम की मेजबान थी, उस महिला ने कथावाचक मुकुटमणि पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और ये भी कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी। अच्छा, तो ये मामला अब थोड़ा और उलझ गया है। हाँ, अब 2 अलग-अलग आरोप हैं। और इस पर फिर राजनीतिक रिएक्शंस भी आए होंगे, जाहिर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो मिले भी पीड़ितों से। उन्होंने इसे सीधे सीधे जाति उत्पीड़न कहा है ना, और कुछ मदद भी दी। हाँ, वो पीड़ितों से मिले, इसे जाति उत्पीड़न बताया और हर पीड़ित को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। और उन्होंने ये भी वादा किया कि भविष्य में ऐसे हमलों से कथावाचकों को बचाने के लिए वो कानूनी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ वो जो ब्राह्मण समुदाय है, उनका क्या कहना है? हाँ, तो दूसरी तरफ जो ब्राह्मण महासभा है, उन्होंने उस महिला की शिकायत का समर्थन किया है जिन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उनकी मांग है कि दोनों ही मामलों की हमले की भी और छेड़छाड़ की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कोई चेतावनी वगैरह भी दी है? जी, उन्होंने कहा है कि अगर 5 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो पुलिस पर अब दोनों तरफ से दबाव है? बिल्कुल, और पुलिस का कहना है कि वो दोनों ही शिकायतों की जांच कर रही है गंभीरता से। लेकिन क्या ये सिर्फ दो पक्षों का आपसी झगड़ा है या इसका कोई बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है, इटावा की राजनीति से, समाज से? देखिए, जरूर है। इटावा को समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, यादव बेल्ट जिसे कहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही एक पक्ष है। हाल के समय में वहां ब्राह्मण समूहों ने भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए महापंचायतें की हैं, बड़ी सभाएं। अच्छा। तो जब राज्य में चुनाव नजदीक हों तो ऐसी घटना का राजनीतिक रंग लेना वो तो स्वाभाविक हो जाता है। और क्या इसका कोई ऐतिहासिक पहलू भी है, जैसे जाति और धार्मिक अधिकारों की बात? हाँ, बिल्कुल है। अगर हम इतिहास में देखें तो यादव और दूसरी ओबीसी जातियों ने लंबे समय से संस्कृतिकरण को अपनाया है। संस्कृतिकरण एक तरह से सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए वो तथाकथित ऊंची जातियों जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय, उनके रीति रिवाज अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या उदाहरण है इसके? जैसे जनेऊ पहनना या अपने वंश को भगवान कृष्ण से जोड़ना, ये सब संस्कृतिकरण का हिस्सा रहा है। पर इसका विरोध भी होता होगा? हाँ, अक्सर जो प्रभावशाली जातियां हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। एक उदाहरण है 1930 के दशक का बिहार में। वहां ब्राह्मण जमींदारों ने यादवों को जनेऊ पहनने से रोकने के लिए काफी हिंसा की थी। मामला इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज सरकार को बीच में आना पड़ा था। तो ये जो बात है कि धार्मिक अनुष्ठान कौन कर सकता है, कथा कौन कह सकता है, इस पर एक तरह का नियंत्रण रखने की कोशिश पुरानी है। बिल्कुल। कथावाचन तो वैसे भी पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों से ही जुड़ा माना जाता रहा है ना? बिल्कुल, ये परंपरा रही है। और ये जो इटावा की घटना है, या जैसे आपने जबलपुर में देविका पटेल का जिक्र किया, जो गैर ब्राह्मण थी और उन्हें कथा करने से रोका गया, ये सब दिखाता है कि धार्मिक मंचों पर ये विशिष्टता, ये हक सिर्फ कुछ ही लोगों का है, ये सोच अभी भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के दूसरे गांवों में भी ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसी खबरें आई हैं जहां गैर ब्राह्मण कथावाचकों को इसी तरह जाति के आधार पर विरोध झेलना पड़ा है। तो ये जो इटावा की घटना है, ये सिर्फ एक मारपीट का मामला नहीं है। ये असल में इस सवाल से जुड़ा है कि कौन आध्यात्मिक भूमिका निभा सकता है, कौन शास्त्र सुना सकता है। ये एक तरह से जाति आधारित नियंत्रणों को दिखाता है। और जब ओबीसी समुदाय अपने लिए धार्मिक और सामाजिक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ब्राह्मणवादी वर्चस्व का एक हिंसक प्रतिरोध जैसा लगता है। तो आगे क्या लगता है आपको? पुलिस जांच तो चली रही है, उसके नतीजे अहम होंगे।
हाँ बिल्कुल, पुलिस जांच से ही साफ होगा कि असल में क्या हुआ। अगर ये साबित होता है कि ये जाति आधारित हिंसा थी, तो हो सकता है मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं भी इसमें दखल दें, और ये बहस तेज हो सकती है कि कथा करने या धार्मिक कार्य करने का अधिकार किसका है। हो सकता है इस पर कोई कानूनी या राजनीतिक पहल भी हो, खासकर अगर समाजवादी पार्टी से मुद्दा बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर ये इटावा की घटना एक तरह से आईना दिखाती है भारत की उस जाति व्यवस्था का जो बहुत गहरी है। गैर ब्राह्मण समुदायों ने हमेशा से धार्मिक पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष किया है, और ये घटना उसी लंबी कहानी की एक कह सकते हैं नई कड़ी है, जो अब वहाँ की स्थानीय राजनीति और सामाजिक बदलाव की कोशिशों से टकरा रही है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली ये भी है कि ये जो दो आरोप हैं, हमला और छेड़छाड़, इनका निपटारा कैसे होता है या शायद नहीं होता है, इसका असर सिर्फ इटावा के स्थानीय समीकरणों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा जाति की राजनीति से परे कैसे बनता है या बिगड़ता है, ये भी एक अहम पहलू होगा देखने के लिए।